आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज बात सियासत की सफाई मुहिम की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला दिया है उसके बाद यह बात साफ हो गई है कि सिर्फ चार्जशीट तय होने पर दागी लीडरान को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि तमाम लीडरान हैं जिनकी शबीह दागी है। क्या सियासत की सफाई मुहिम आगे बढ़ पाएगी और क्या सियासत भी साफ सुथरी हो पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। दागी लीडरान को इलेक्शन लड़ने से रोकने की अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दागी एमएलए, एमपी और लीडरान इल्जाम तय होने के बाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके मुतालबा किया गया था कि संगीन जराइम जिसमें कि सजा 5 साल से ज्यादा हो और अगर किसी शख्स के खिलाफ इल्जाम तय हो जाते हैं तो उसके इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक इस पूरे मामले पर संजीदा होती है और कोई पहल करती है कि नहीं, क्योंकि आदादो शुमार यह बताते हैं कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि उसका दामन पाक साफ हो। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सफाई की कोशिश तो की है, लेकिन दागियों पर यह कितना कारगर साबित होगा यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ एक खुसूसी पैनल मौजूद है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पूरे मामले पर एक खुसूसी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में सियासत में जराइम के मामले में फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि करप्शन एक नाउन है। उन्होंने कहा कि करप्शन नेशनल इकोनॉमिक करप्शन बन गया है और हिंदुस्तानी जमहूरियत में आईन के बावजूद सियासत में जराइम का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कानून को मानना सबकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट ये कानून लाए जिससे मुजरिम सियासत से दूर रहें। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन लड़ने से पहले हर उम्मीदवार को अपना मुजरिमाना रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करना होगा। साथ ही उसने सभी सियासी पार्टियों से कहा है कि वो अपने उम्मीदवारों के ताल्लुक से सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग को जायज माना और जायज मानते हुए पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप इसके लिए तत्काल कानून बनाइए। 70 साल पुराने इस कानून को बदलिए, एक नया कानून बनाइए जिससे भ्रष्टाचारियों, अपराधियों को लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोका जा सके। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक अगर किसी दागी लीडर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल है या केस चल रहा है, उस हालत में भी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि इल्जाम तय होने के बाद भी लीडर इलेक्शन लड़ सकेंगे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली 5 जजों की आईनी बेंच ने दागी लीडरान के मामले में 28 अगस्त को अपना फैसला महफूज रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने इशारे दिए थे कि वोटरों को अपने उम्मीदवार का बैकग्राउंड जानने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया कि इतना अहम मामला कि ऐसे दोषी लोगों को, ऐसे गलत लोगों को जो हाउस में आ जाते हैं या हाउस में रहते हैं, उनको हटा देना चाहिए। ये मामला जो है ये बहुत गंभीर स्वरूप का मामला है हमारे लोकतंत्र के लिए और इसलिए इस मामले के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो वो संसद करे कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई किसी किस्म का आरोप लगता है तो उसे दोषी नहीं करार दिया जाता। उसे दोषी करार देने के लिए एक फुल फ्लेज्ड डिफेंस ट्रायल होती है पूरी, उसको मौका दिया जाता है पूरा और उसको मौका देने के बाद सबूतों को जांचने परखने के बाद सब देखने के बाद अदालत फैसले पर पहुंचती है कि इसने गुनाह किया है या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलूदा होती सियासत को साफ करने के लिए बड़ी कोशिश करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को एक कानून लाने के लिए तो कहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार कब तक इस मामले में कोई पहल करती है, क्योंकि कोर्ट ने कोई भी हुक्म देने के बजाय गेंद को पार्लियामेंट के पाले में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्लियामेंट को इस कैंसर का इलाज करना चाहिए। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो जब भी हम आदादो शुमार पर नजर डालते हैं तो हमको यह दिखता है कि हमारी नुमाइंदगी करने वाले जो भी अवामी नुमाइंदे हैं, दरअसल उनकी जो छवि है वो दागदार नजर आती है। कई केसों में वो मुलविस होते हैं, उन पर कई केसेस होते हैं, FIR दर्ज होती है, लेकिन वो बार बार ये दलील देकर के बचते रहते हैं और आवाम के बीच भी ये दलील लेकर के ही जाते हैं कि हम तो सियासत कर रहे हैं और इसलिए हमें साजिश का शिकार बना करके झूठे केसेस में फंसाया जाता है और अवाम इस बात को समझ लेती है, इस बात को मान लेती है और फिर उन पर यकीन कर लेती है। लेकिन जिस तरीके से दागी लीडरान की बढ़ोतरी हो रही है, लगातार ऐवान के अंदर उन लीडरान में इजाफा हो रहा है,
वो भी कहीं ना कहीं जमहूरी निजाम के लिए बेहद खतरनाक है। इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे और इस फैसले को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सियासत की सफाई मुहिम के तहत यह एक अहम फैसला होगा और आने वाले वक्त में संसद इसको लेकर के क्या कानून बनाएगी, जैसे कि एक गाइडलाइन या फिर एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान को। हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल जुड़ गया। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ सीपीआई के स्पोक्स पर्सन अमीर हैदर जैदी साहब हैं, तो वहीं हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट पल्लवी शर्मा जी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर सतीश के झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और फोन लाइन के जरिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। मीम अफजल साहब, मैं आपके पास ही सबसे पहले आना चाह रहा हूं क्योंकि आप फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्त मुमकिन तौर पर हो सकता है आपके पास कम हो, इसलिए मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो फैसला आया है एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखने के तौर पर, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि सियासत में सफाई की बात तो सब करते हैं, लेकिन असल में उस पर काम बहुत ज्यादा होता दिखाई नहीं देता किसी भी पार्टी की तरफ से। जी मीम अफजल साहब, रुकावट है जी, आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। आप अपनी बात दोहराएं। अब आ रही है? ठीक है जी, अब ठीक है, आवाज आ रही है? जी, बेहतर। जी जी, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो मसला है, और मैंने कहा कि पेश है वो फर्क जो मुल्जिम और मुजरिम के अंदर होता है। जब किसी पर इल्जाम लगता है तो उस वक्त तक उस मुजरिम नहीं आना सकता और उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल यही मामला जो है यहाँ पर भी होता है कि जिस वक्त किसी के ऊपर आरोप लगता है तो मुकदमे चलते रहते हैं, सालों चलते हैं, महीनों चलते हैं, और वो आदमी ये कह करके कि चूंकि उसके ऊपर इल्जाम है इसलिए उसको वो सजा के तौर पर उसको किसी भी तरह की कोई सजा, चाहे वो ये हो क्या उसको चाहे ये ना कहे, तो वो एक ऐसा मामला है सूची तौर पर बड़ा सही लगता है। लेकिन हमारी अदालतों से फैसले तो बहुत देर से ही होते हैं, आप जानते हैं। जो हमारा पूरा जुडिशरी का सिस्टम है, अगर उसके अंदर तेजी आए तो ऐसे लोगों को, अब इसी सरकार ने कहा था कि हम जितने दागी लोग हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं या मिनिस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं, उनके लिए सबसे पहले प्रोविजन बनाएंगे कि स्पेशल तरीके से उनको केसेस को जो है सुना जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी खारिज किया जाएगा। लेकिन आपने देखा 4.5 साल गुजर गए और उसके अंदर कोई तेजी नहीं आई। उसकी वजह देखिए, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मुमकिन है कोई हमारे दोस्त बीजेपी से भी बैठे हुए हों और वो फिर एतराज करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप उठा करके पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी बड़ी तादाद में खुद रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं वो दागी हैं। हमारी पार्टी के भी हैं उसके अंदर, दूसरी पार्टियों के भी हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा बताई जाती है। तो अब अगर ये कार्रवाई जो सरकार ने वादा किया था अगर शुरू करते तो जाहिर है कि उसके अंदर जो रूलिंग पार्टी के लोग थे वो भी इसके लपेट में आते और उनके खिलाफ अगर मुकदमात के फैसले जल्दी होते तो फिर ये दिक्कत तो सर जब आप इक्तदार में थे तब भी आपके सामने भी आ रही थी, क्योंकि उस वक्त भी बात हुई है। ऐसा नहीं कि उस वक्त से ये बातें नहीं हो रही थी और सियासत में सफाई की बात आज नहीं है, पहले भी होती रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है जी, उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट इसको देख करके, इस पर गौर करके बाकायदा इसके लिए कानून बनाए। एक तरह से मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं ली, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कही है कि जिन लोगों पर इल्जाम है उनके केसेस की पब्लिसिटी तो की जा सकती है एक तरह से, लेकिन आप उनको सजा तो नहीं दे सकते। और ये भी एक सजा है कि आप उन्हें चुनाव ना लड़ने दें। मैं तो कम से कम इस बात के हक में हूँ कि जिन पर संगीन इल्जाम है तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनको अवॉइड किया जाए टिकट। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर ये पाबंदी नहीं लगा सकते आप। आईनी तौर पर भी देखें तो ठीक है, जब तक पूरी तरह से कोई मुजरिम करार ना दिया जाए तब तक वो कसूरवार है। ठीक है, मैं ये इस टेक्निकल पेज को तो समझ रहा हूं, जैसा कि आपने भी कहा मीम अफजल साहब, लेकिन मैं यही पूछ रहा था ना कि ये जो आप अभी इस वक्त मौजूदा रूलिंग पार्टी के बारे में भी कह रहे थे, ठीक बात है कि वो भी काम नहीं कर रही है इस मामले में लेकर के। अगर देखा जाए तो वो खुद भी अपने लोगों के लिए कैसे आगे कदम उठाएगी उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन जब आप इक्तदार में थे तो आपके सामने भी कुछ इसी तरह की एक सूरत हाल रही होगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की बात हुई हो, या फिर ये जो
वर्डिक्ट आया है, इस पर इससे पहले बात ना हुई हो। हेलो जी अमीम अफजल साहब। हेलो जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं दरअसल पार्लियामेंट के एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ आवाज बहुत कम आ रही है। जी चलिए हम दोबारा से कोशिश करते हैं सर आपसे जुड़ने की। आपका जो रिएक्शन है बहुत अहम है और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे हम रिएक्शंस लेते रहें। फिलहाल कुछ तकनीकी दिक्कत जो आ रही है उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में भी 3 खास मेहमान हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। पल्लवी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इस पूरे जजमेंट को जरा मैं अलग अलग एंगल से इसकी जो जितनी परतें हैं उसको आप इलेबोरेट कर पाएं, समझा पाएं और असल में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है और अपनी एक तरह से हिदायत दी है कि आप कानून बनाइए, उसको जरा आप इलेबोरेट कर पाएं। देखिए, मैं जो आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको 2 हिस्सों में देखती हूँ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया है और एक जो उसका दूसरा हिस्सा है, मुझे लगता है किसी हद तक उन्होंने रिस्ट्रेन दिखाया है। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करते हुए बोला है कि जो एफिडेविट जब साइन होता है, नॉमिनेशन डालते हैं अपने, तो वहां पे बोल्ड लेटर्स में साफ लिखा जाए कि उनका जो भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट होता है, मतलब जहां पे दे आर प्रूवन और उनके क्रिमिनल जो वो हैं वो एफिडेविट में बोल्ड में लिखे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हर सिटीजन को राइट है कि जब वो वोट डालने जाए तो उसे पता हो कि किस कैंडिडेट को वो वोट डाल रहा है, उसका क्या क्रिमिनल स्टैंडिंग है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, ताकि एक जिसको हम एक फंडामेंटल राइट्स की लाइट में देखते हैं, विच इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, वो भी हमारे पास हो कि। और ये भी कहा कि आप वेबसाइट पे पब्लिश कीजिए, बहुत सारी पब्लिसिटी कीजिए इस बात की, वेबसाइट्स पे डालिए, एफिडेविट प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कहिए। हाँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दीजिए कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं जिनको आप कंटेस्ट करा रहे हैं उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या रहा है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए कहा है, लेकिन सवाल रिस्ट्रेंट का यहाँ है कि क्या हम पार्लियामेंट को ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऐसे जो गाइडलाइंस फॉर्मुलेट, क्योंकि वहां पे खुद ऐसे लोग मौजूद हैं, खुद ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन एक और बात अगर आप देखें, जहां तक मैं इस जजमेंट को एनालाइज करती हूँ कि आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये जजमेंट बिल्कुल सही है। वो कैसे? हम देखेंगे कि जब भी एक पार्टी पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीजेपी पे आज एलिगेशन लगता है, राफेल का एलिगेशन लगा या कुछ लगा, अगले दिन हम न्यूज में सुनते हैं भाई राहुल गांधी का ये वाला केस खुल गया, वो वाला केस खुल गया। उस हिसाब से हम देखेंगे तो 2019 के इलेक्शन आते आते पूरा ऑपोजिशन जेल में बैठा होगा। आप देख रही है कि ऐसा होता है तो कनेक्शंस नजर आते हैं। हाँ, नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि पूरा ऑपोजिशन उस हिसाब से, क्योंकि चार्जशीट फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं। चार्जशीट में तो ये होता है कि डिफेंस का एविडेंस लिया ही नहीं जाता, चार्जशीट पे सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना देती है, वही चार्जशीट का स्टेज है कानून के हिसाब से, ठीक है। उस हिसाब से रूलिंग पार्टी के पास तो खुला ऑप्शन रहेगा, फिर चाहे बीजेपी सरकार में हो या कांग्रेस सरकार में हो, चार्जशीट किसी भी हिसाब से तैयार की चार्जशीट फाइल कर देंगे और फिर हमारे पास तो शायद ऑपोजिशन रहेगी नहीं। आज के हालात को देखते तो हम किस कैंडिडेट को वोट करेंगे? तो उस हिसाब से ये फैसला मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा क्रिमिनल लॉ एक प्रिंसिपल पे चलता है जो होता है इनोसेंट नहीं, लेकिन इसका टेक्निकल पॉइंट भी तो है। आपने बोला कि ये फैसला ठीक है, लेकिन ये भी है जब अटॉर्नी जनरल भी ये बात कह रहे हैं कि आईनी तौर पर भी जब तक कोई कसूरवार साबित नहीं हो जाता, जब तक कोई मुजरिम नहीं हो जाता, तब तक उसको इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। वही जो मैं कह रही हूं, हमारा क्रिमिनल जो लॉ है वो चलता ही इसी पे है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आप गुनहगार साबित नहीं हो जाते, आप कन्विक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप इनोसेंट ही रहते हैं। तो आपका जो राइट्स का सस्पेंशन भी होता है वो टेम्पररी होता है। मतलब तो अगर हम इस चीज को देखें कि आपके ऊपर बहुत संगीन इल्जामात लगे हुए हैं, आपकी चार्जशीट बहुत ज्यादा हैवी है, लेकिन बावजूद जब ट्रायल होता है और केसेस फाइनल स्टेज पर आते हैं और जब अदालत फैसला सुनाती है तो ये कहती है कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। बिल्कुल, तो तब तक आप मुजरिम नहीं थे और फिर उसके इस ग्राउंड पर आप इलेक्शन से बाहर नहीं हो सकते। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा कि अभी पाकिस्तान में नवाज शरीफ के ऊपर भी हुआ। हाँ। ठीक है, लेकिन हम इसके एक पॉइंट और समझना चाहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम देखें तो इससे पहले जो फैसला आ चुका है, जैसे कि अभी फिलहाल मौजूदा दौर में 2 साल की सजा जिसको भी हुई है वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर होगा, चाहे वो किसी भी तरह के मामले में 2 साल की सजा उसको मिली हो। बिल्कुल। इन दोनों को थोड़ा सा क्लब किया जा रहा है या थोड़ी सी कंफ्यूजन की भी एक सूरत हाल हम देख रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है इससे पहले तो ऐसा था, 2 साल के लिए कोई भी अगर सजा है
तो वो केस वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। ये नया इसमें क्या है, जरा मैं चाहूंगा इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देते वक्त साफ कहा है कि एक एक्ट है जिसको रिप्रेजेंटेशन एक्ट बोला जाता है, जिसमें पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स क्या होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम कोई नए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन उस एक्ट में अभी नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हमारा सिस्टम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों का अपने अपने फंक्शनल एरियाज हैं। जुडिशरी कैन इंटरवीन, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है इन केसेस जहां पे जुडिशरी का इंटरवेंशन अनअवॉइडेबल हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम चाहेंगे कि क्योंकि ये काम ही लेजिस्लेटर का है, लेजिस्लेशन बनाना, लेकिन तो फिर वो आप, अपना आप काम जो शक जाहिर कर रही कि क्या वो लोग ईमानदारी से करेंगे, पार्लियामेंट को ट्रस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुलरेज शेख भी हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ चुके हैं। गुलरेज साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं कि आपके ऊपर देखिए जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दो तरह की बात आती है। 2014 के भी हम अगर आदादोशुमार देखें, यूपी में भी हम जब चले जाते हैं, या फिर हम कर्नाटक में जब अभी इलेक्शंस हुए थे, जो टिकट्स दिए गए, हम देखते हैं कि बीजेपी के जो तमाम टिकट्स दिए जाते हैं उसमें दागी लीडरान की तादाद ज्यादा होती है। और कई जगहों पर तो हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा दागी लीडरान की टिकट्स बीजेपी में दे दी जाती है। अब आप इक्तदार में हैं, आप रूलिंग में हैं, मरकज में आपकी गवर्नमेंट है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से एक रास्ता दिखाता है कि आप कानून लाएं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो क्या कदम ले सकते हैं और आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं एज अ पार्टी? देखिए, जो आज सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया उसका हम अभिनंदन करते हैं। वो वास्तव में अभिनंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विचार दोनों राजनीति में स्वच्छता को और शुचिता को स्थापित करने का है और इसको हम अपना कर्तव्य मानते हैं। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो याचिका करता है मिस्टर अश्विनी उपाध्याय, वो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही इस प्रकार की याचिका लगा सकता है और इस प्रकार का कृत्य कर सकता है, क्योंकि यह हमारे डीएनए में है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दीनदयाल जी ने तो शुचिता के विषय में यहां तक कह दिया था कि भारतीय जनसंघ यदि कांग्रेस बनता है तो हम इसको डिसॉल्व करके नया जनसंघ बना देंगे। और आज जो निर्णय आया उसमें याचिकाकर्ता की मानसिकता में, उसके मानस में, सरकार के मानस में और न्यायालय के मानस में कुछ भी तनिक भी अंतर नहीं था। सरकार ने केवल इतना कहा था कि जो कानून बनाने का कार्य है वो न्यायालय का नहीं है, वह संसद का है। और न्यायालय ने भी उस बात पर वैसा ही कहा कि ये, लेकिन आप ये एक जल्दी से मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए कि अगर आप आने वाले वक्त में इलेक्शन में जाते हैं, मौजूदा वक्त में भी जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, जो भी ऐवान में हैं, जहां जहां पर आपकी सरकार है, या जो मरकज में भी संसद में बैठे हुए हैं, अगर आप उन्हीं को टिकट रिपीट करते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ी दिक्कत होगी कि आप बोल्ड लेटर्स में हलफनामे में लिखें कि इनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में बताएं कि इनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं, आप वेबसाइट पर अपलोड करें। ये काम आसान रहने वाला है आपके लिए? देखिए, और वैसे मैं आपके वैसे आपने जो बात बताई, मैं उसको इसमें ये भी जोड़ना चाह रहा हूं कि जो अर्जी गुजार हैं, ठीक है, बीजेपी के वकील अश्विनी उपाध्याय साहब है, लेकिन साथ ही एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, इसके अलावा साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जेसी लिंगदो साहब, इन लोगों की भी पिटीशन यहां पर है और सबने मुश्तरका तौर पर, अश्विनी उपाध्याय हमारे प्रवक्ता भी हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूं, मतलब उन्होंने नहीं लगाई है, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। बहरहाल ठीक है, आपके लिए कितना आसान होने वाला है इसका रिएक्शन जल्दी से? देखिए, हमारे लिए कोई इसमें कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम तो शुचिता के पक्षधर हैं। हम चाहते हैं कि लालू हुए, कलमाड़ी हुए, चौटाला हुए, इनके जैसे लोग संसद को, जो कि राष्ट्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, उसे आकर दूषित नहीं करें। देखिए, हम शुचिता के पक्षधर हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी क्या कही कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव किया जाए। It's a different matter. क्या कहते हैं? We don't want to go into it. ठीक है, हम उस पे नहीं जाते। अमीर पावर आएगा। देखिए, चाहे वो मीम अफजल साहब हो, गुलरेज साहब हो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कोई परेशानी नहीं है, राजनीति साफ होनी चाहिए, सब कुछ बेहतर होना चाहिए, लेकिन मोरालिटी की बातें ग्राउंड पर नहीं आती। आप भी सीपीआई से ताल्लुक रखते हैं, उसके भी स्पोक्स पर्सन है, आपकी भी एक सियासी पार्टी है, और हमारे पास जो अगर हम आदादो शुमार देखें तो सीपीएम के भी बहुत से लीडरान आ जाते हैं, या फिर
सभी पार्टीज के लीडर आ रहे हैं जिनके ऊपर चार्जशीट है, कितना आसान नजर आता है इसको एक्सेप्ट करना जो फैसला आया है? देखिए, आदर्श की बात करना और बात है, आदर्श पे चलना दूसरी बात है। आप मेरी पार्टी में नहीं बताएंगे कोई अपराधी है। पार्टियों के साथ साथ सऊद भाई, इस देश की जो जनता है ना, वो भी उतनी दोषी है जितनी हमारी पार्टियां दोषी है। 100% नहीं सर, अगर हम देखें तो जनता भूली भी है। नहीं, सुन लीजिए, हम उसको कसूरवार क्यों सुन लीजिए, वो उनकी बातों में आ जाता है। बात मुकम्मल कर लीजिए, दोनों दोषी हैं। समाज सेवी के रूप से एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, इरोम शर्मिला, जितने अपनी 13 साल 16 साल जिंदगी समाज के लिए लगाई, अपने समाज के लिए लगाई, आंदोलन करी, जब वो चुनाव में जाती है तो वो हार जाती है, 90 वोट मिलते हैं। ठीक बात है, ये समाज का एक पहलू है। दूसरे, इसी समाज के अंदर माफ करना, किसी को ठेस पहुंचे तो माफ कर देना। कोट कर रहा हूं, पुलन देवी अपराधी, घोषित अपराधी थी, मुझे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं, लेकिन वो चुनाव जीत जाती है। ये भी ट्रूथ है। ठीक है, सुनिए, गांव का, अब मैं सच्चाई बताने जाऊं, गांव का अच्छा अपराधी भी दो तरह के होते हैं। आर्थिक अपराधी, जिसने आर्थिक अपराध करके संपत्तियां अर्जित की हैं गरीब लोगों की, और दूसरा क्रिमिनल अपराधी जो फौजदारी में होता है। ठीक है। तो गांव का बाहुबली ग्राम प्रधान ही होता है और गांव वालों को पता होता है, शरीफ आदमी उसके सामने नहीं टिक पाता। ये हमारी चुनाव प्रणाली है। शहर का प्रधान, चेयरमैन, जो बाहुबली होगा, तहसील का जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, बहुत इलैबोरेशन में नहीं जा पाएंगे, थोड़ा सा मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं, और जिले का जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, आर्थिक अपराधी हो या कुछ हो, और पार्टियां भी उसके गले में जयमाला ज्यादा पहनाती है, खुद जाती है। जो एरिया का सबसे बड़ा अपराधी है, जो गुंडा होता है। लेकिन मसला ये, हम आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जो अपराधी जेल में जाता है इनके यहाँ, उसे ये जयमाला पहनाने घर पहुंच जाते हैं छूटने के बाद। या जो अपराधी बलात्कार जैसे मुद्दों पर मुलव्विस होता है और दंगों जैसे संगीन अपराधों में मुलव्विस होता है, उसे कहना चाहिए उसके केस वापस होते हैं, उसे मंत्री पदों से नवाजा जाता है। इनके वहां से आपकी मुराद क्या है? बीजेपी, जो ये अभी आदर्शवाद दिखा रहे। बीजेपी में आपने गौ लिंचिंग के जितने अपराधी हैं, उन्हें या तो ये जयमाला पहनाने उनके घर पहुंचे हैं, या तिहाड़ वहां जेल में पहुंचे हैं, अपने हिसाब से कानून का इस्तेमाल। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जो दंगों के अपराधी हैं, उन्हें ये मंत्री बनाएंगे, विधानसभा में पहुंचाएंगे, लोकसभा में पहुंचाएंगे। तो ये दो मापदंड नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि समाज को अपने आप को बदलना होगा, जो एरिया का अपराधी है, और नोटा आपके पास सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, आपको हर एक सियासी पार्टी में अगर दाखिल मिल रहे हैं, तो आवाम के पास भी ये कहने की बात नहीं है कि आवाम ये कह पाए कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो नोटा तो कम से कम इस्तेमाल कर सकती है। बहुबल जिसके पास है, सतीश साहब, आपसे रिएक्शन लूंगा सर। ठीक है सर, आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन सतीश सर देखिए, ये तमाम पहलू हैं, और हम भी ये जान रहे हैं कि वही बात है कि मोरालिटी की बातें करना और उस पर चलना दोनों अलग बात हैं। अब जिम्मेदारी अगर संसद की है, ऐवान की है, तो पल्लवी जी जिस तरह की बात कह रही हैं, वाकई क्या शक पैदा नहीं होता कि क्या उतनी ईमानदारी से इसको लेकर के कानून बन पाएगा? क्योंकि कानून जिन्हें बनाना है, हम जानते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है। देखिए, जो कहावत है ना, जो हमाम में सब नंगे हैं, वो लागू होता है इस मुद्दे पे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, एक आध एक्सेप्शन ले लें, आज के तारीख में जिस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है, उसमें इससे बिल्कुल अलग नहीं है। क्योंकि क्रिमिनल्स का जो प्रेजेंस है पार्लियामेंट में ओवर द ईयर्स बढ़ा है। बेशक एक बहुत बड़ा आयोग भी आया था, बर्मा कमेटी, बोहरा कमेटी, एनएन बोहरा, क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन नेक्सस की उसने बात की थी। कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट पे क्यों भरोसा था इस जजमेंट के माध्यम से? क्योंकि, और एक तरह से हम पाते हैं, जो इसमें एक डिपार्चर भी है सुप्रीम कोर्ट का, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 20-25 साल में, क्योंकि पार्लियामेंट से यहाँ की जनता का एक्सपेक्टेशन कम होने लगा है कानून के बारे में। जो कोई ऐसा कानून वो बनाएंगे जिसके लपेट में वो खुद ही आएंगे तो वो तो बनाएंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मुद्दे पे कई बार लेजिस्लेट किया है। ऐसा नहीं है जो पर अटॉर्नी जनरल ने जो दलील दी कि क्या आपको लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। ये उन्होंने कोर्ट किया। ठीक है, वो सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार की अटॉर्नी जनरल के दलील को हम बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देंगे, क्योंकि सरकार उन्हें जो कहता है वही करते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन जो जजेस हैं उनके जजमेंट पे हम जाएंगे।
जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि हमको लगता है इसमें एक एस्केप रूट खोजा है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा। जो बॉल को डाल दिया है पार्लियामेंट के कोर्ट में। ओके। और अपनी जिम्मेवारी, क्योंकि ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मुद्दे पे इससे पहले लेजिस्लेट नहीं किया है। सबको पता है सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, जो जुडिशरी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है। ये लेजिस्लेटिव वर्क है, पार्लियामेंट को करना है। लेकिन यहाँ के परिस्थिति में मैं 2 पॉइंट भी समझना चाहूंगा, जल्दी से ब्रेक पर जाना उससे पहले। एक ट्रांसपेरेंसी की बात की पल्लवी जी ने, तो वो ट्रांसपेरेंसी भी दिखती है कि ये एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि अपने ही कैंडिडेट के बारे में बताया जाए। लेकिन ऐसा, हाँ, दूसरी बात ये भी है सर कि कसूरवार तो कोई साबित नहीं हुआ ना, मुजरिम तो नहीं साबित हुआ, इससे पहले उसको बाहर करना भी तो ठीक नहीं है मोरालिटी पर और सही तरीके से। नहीं, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो ट्रांसपेरेंसी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट कोई नया चीज ऐड नहीं किया है, कोई नया डायमेंशन नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन इतने सालों से ये चीज अपने ऑर्डर के थ्रू करते रहा है। एफिडेविट, ट्रांसपेरेंसी के कई सारे पैरामीटर्स कर दिया है। आरटीआई एक अनदर टूल है, पॉलिटिकल पार्टी उसके तहत नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन सर सेल्फ अगर इस तरीके से करना होगा, आरटीआई तो फिर लंबा प्रोसीजर नहीं, कितने के खिलाफ आप आरटीआई डालते हैं। ठीक है सर, हम जरा इस पहलू को सतीश सर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आया था, किसी राज्य ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसे नहीं माना। ठीक बात, और ये भी एक है, ओवररूल कर दी जाती है बातें और नजरअंदाज कर दी जाती हैं। आखिर इन बातों का भी कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक बात कह रही है, उसको नाफिज नहीं किया जा रहा है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। आपको बोल्ड लेटर्स में, हलफनामे में देना पड़ेगा अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड। इसके अलावा आपको बाकायदा उसकी पब्लिसिटी करनी होगी, बताना होगा, ब्रोशर्स में छापना होगा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट में देना होगा। तो क्या लोगों तक कम से कम ये एक इंपैक्ट नहीं जाएगा उनके दिमाग पर कि ये देखिए इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ये है? एक बात। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इसको हम अगर सही तरीके से और सबके हुकूक के हिसाब से देखें, तो जब तक कोई कसूरवार साबित नहीं हो रहा है, जब तक कोई मुजरिम करार नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ चार्जशीट के बेसिस पर इस तरह का कदम उठा देना भी तो ठीक नहीं है। तो यहां पर तो ठीक नजर आता है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहुत हद तक और बिल्कुल ठीक नजर आता है। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं हम सहमत नहीं, लेकिन जब आप एस्केप प्लान की बात कर रहे थे, मैं इस पर ये सवाल नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं जो चार्जशीट पे किसी को गुनाहगार घोषित करना बिल्कुल सही नहीं है। और लेकिन समस्या है भारत के साथ, जो यहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है एक तरह से वो कोलैप्स कर गया है। 10-10 साल, 20-20 साल तक कोई फैसला नहीं हो पाता है। चार्ज सीटेड हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। और कई बार होता है जो बहुत ही संगीन अपराध में चार्ज सीटेड हैं, लेकिन डिले हो रहा है, कोई कन्विक्शन नहीं है, 20 साल तक उनका पॉलिटिकल कैरियर चलता है। कई बार डिले किया जाता है। तो इस कारण से ये जो डायलमा है केवल हमारे और आपके बीच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी था। इसीलिए उन्होंने उठा के बॉल को डाल दिया पार्लियामेंट के कोर्ट में। लेकिन जब तो वो ऐसी कोर्ट पे चला गया ना कि वहां पर खुद ही पहले ही नजर में शक हो जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो ये एक सवाल है, जहां तक ट्रांसपेरेंसी का, इस तरह के जितने भी फैसले हों, जितना भी स्टेप हो, सब पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव स्टेप है। इलेक्शन कमीशन कर रहा है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो जैदी साहब भी बता रहे थे, जो यहाँ की जनता क्यों ऐसे लोगों को वोट करती है। ये सही है, जो हर गवर्नमेंट, हर लीडर, हर पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आता है, क्रिमिनल्स के खिलाफ कभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता है। इलेक्शन दर इलेक्शन वो जीतते चले जाते हैं। कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये जो वजह क्या देखते हैं सर आप? वजह यही है जो उस एरिया में दहशत, सऊद भाई, मनी, उन्हें अपना आदर्श बना लिया। मनी पावर, ऐसे भी तो नजर आते हैं, बहुत से ऐसे बाहुबली हैं जो आदर्श नहीं है। नहीं, लेकिन जैदी साहब, हम ये भी देखते हैं, अगर हम ग्राउंड रियलिटी पर जाएं तो ये भी दिखता है कि बहुत से ऐसे बाहुबली हैं जो डॉक्यूमेंट्स में तो बड़े बड़े मुजरिम हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उनकी जो छवि बनी हुई है वो ऐसा लगता है कि गरीबों की आवाज उठाने वाले, उनकी लड़ाई लड़ने वाले, उन्होंने सो कॉल्ड लेकिन अपनी इमेज ऐसी बना ली और उसी वजह से वो रिपीटेड हो। नहीं, सुनिए, जब तक अदालत द्वारा किसी मुजरिम को अपराधी करार नहीं दिया जाता तब तक वो उसे मुजरिम नहीं कहा जा सकता। ये इसकी आड़ में बचा कैसे जाता है? देखिए, एक तो होता है राजनीतिक अपराधी, राजनीतिक नहीं सर, तो फिर तो चार्जशीट पर अगर मुजरिम हो जाए लेकिन पल्लवी जी जो बात, मैं पूरी मुकम्मल लूंगा आपकी बात, लेकिन पल्लवी जी जो कह रही थी, तो ऐसे तो फिर चार्जशीट पर चार्जशीट बनती रहेंगी, लोग अंदर जाते रहेंगे। सऊद भाई बता रहा हूं, या इलेक्शन से बाहर होते रहेंगे। यहां भी एक एग्जांपल कोट कर देता हूं, जल्दी। वो ऐसे हैं, अभी उत्तर प्रदेश के तब चंद्रशेखर रावण को ले सकते हैं, आप कन्हैया कुमार को ले सकते हैं, जिग्नेश मेवानी को ले सकते हैं, हार्दिक पटेल को ले सकते हैं, जो राजनीतिक उसका शिकार हुए,
सत्ता का शिकार हुए, उन्हें अपराधी बनाया गया, लेकिन वो अपराधी है नहीं। एक अपराध ये है जो उनके खिलाफ पंजीकृत होता है, एक अपराधी वो है जो अपराधी है जो जमीन के कब्जे कर रहा है। तो सही है, जो कहना चाहिए कैसे होगा, यही तो बात है ना। कानून जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करेगी ना। ये तो यहीं पर है कि आवाम की बेदारी समझ में आएगी। आप नहीं है तो आवाम जो है, मैं तो फिर कहता हूं, आप दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ समाज इतना जिम्मेदार है कि समाज उसे अपना आदर्श मानता है। इरोम शर्मिला इस देश की आदर्श नहीं है, फूलन देवी आदर्श है। तो ये मानना चाहिए कि समाज के अंदर जागरूकता जब तक पैदा सारी पार्टियां नहीं करेंगी। ठीक है, एक बात और कहूं, पहले एक होता था नेता अपराधी पाला करते थे, अब अपराधी नेता नहीं पालते, अब अपराधी खुद नेता है। चलिए सर, मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं और नो कमेंट सर मेरी तरफ से, क्योंकि मैं यहां पर किसी को, ठीक है, जो भी सच्चाई है, जिस तरीके से नाजरीन इस बात को बेहतर तरीके से इसका फैसला कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत को मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट नहीं बनाना चाह रहा हूं। इसलिए मैं पॉलिटिकल जो हमारे साथ मेहमान है, बहुत ज्यादा मैं आपके पास नहीं आऊंगा कि बहुत ज्यादा उस पर रिएक्शन लेता रहूं। इसलिए मैं सतीश सर या फिर पल्लवी जी, मैं आपसे जरूर ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए पल्लवी, एक बात समझ में आई कि नहीं, लेकिन मुझे काउंटर तो देने दें। बिल्कुल मैं आ रहा हूं, आऊंगा, और ऐसा नहीं है कि आपके पास आऊंगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो आपको ही करना है, ठीक है, लेकिन पल्लवी जी ये बात भी हम देख रहे हैं, दो अहम तो वही हो रहा है। अमीर साहब ठीक है, जैदी साहब ठीक है सर, ठीक है, फिर वही तू मैं हो गई और उसके बाद जो है हम अहम मुद्दों से भटक गए। ये नहीं कोशिश है मेरी कि हो। पल्लवी जी, दो बात अहम आती है कि एक जुडिशरी सिस्टम बहुत लचर है, 20-20 साल तो कोई कसूरवार साबित ही नहीं हो रहा है, केसेस चलते जा रहे हैं, तो फिर उसका फायदा उठाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह भी हकीकत है कि एक तो सियासी केसेस होते हैं जिसमें सियासत के तौर पर भी, साजिश के तौर पर भी कुछ केसेस आते हैं, यह सच्चाई है, हमें मानना पड़ेगा। लेकिन एक असल में भी मुजरिम होते हैं लोग, तमाम मुजरिमाना फितरत के लोग होते हैं, बड़े बड़े क्राइम करके भी आ जाते हैं। इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? जी देखिए, पहला जो आपका सवाल था जिसको हम बोलते हैं डिले इन ट्रायल, हम मानते हैं, हम बोलते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो ऑपरेट ही ऐसा करता है। ऐसा नहीं है कि पहले से अब में उसमें सुधार नहीं आया है। द क्वेश्चन इज व्हाई एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखिए, अभी भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई लाखों केस हैं जो बैकलॉग पे हैं, ट्रायल कोर्ट्स में लाखों केस हैं जो बैकलॉग्स पे हैं, जजेस की शॉर्टेज है। तो अभी जो जुडिशियल सिस्टम क्राइसिस देख रहा है उसको ओवरकम करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें ये भी मानना पड़ेगा कि, लेकिन आप ये भी बताते जाइए कैसे आपके नजर में। जी देखिए, हमें ये भी मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक लौता इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारा जो सिस्टम है, ये जो देश है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, तो एक सिस्टम है जो साथ मिलके चलता है। ये जो डिले इन ट्रायल है जिसपे ये बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बॉल फेंक दिया पार्लियामेंट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ हद तक रेगुलेशन, जैसे अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट सेंट्रलाइजेशन की कोशिश थी, ये तमाम जो है ये इसीलिए कि कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए चीजें और डिसेंट्रलाइज रहे। डिसेंट्रलाइज्ड, देखिए ये उसी वजह से ये डिले हो रही है। नहीं, बात ये है कि अब सिर्फ आप ओनर्स सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि वो अपने पे ओनर्स नहीं लेना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जो नहीं है उनका, नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जितना लिमिटेशन है, जो उनकी पावर्स में आता है, उतना उन्होंने एक्सरसाइज करते उसको मद्देनजर रखते ये फैसला दिया। बाकी जो हम सोचते हैं कि ये प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, जैसे हाँ ठीक बात है कि भाई आप बोलते हो कि चार्जशीटेड लड़ सकता है, अब एक बार चार्जशीटेड लड़ गया और मान लीजिए वो जीत गया तो उसका ट्रायल तो वैसे ही हैम्पर होता रहेगा, है ना। उसमें भी हमें अब उसमें रिफॉर्म्स लाने हैं जिनको हम जुडिशियल रिफॉर्म्स बोलते हैं, जो चल रहे हैं साथ साथ, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स चल रहे हैं। जैसे अब आप देखेंगे फास्ट ट्रैक, भी स्पीड अप करने की जरूरत नहीं है, जो बहुत जरूरत है, वही तो जुडिशियल में अभी रिफॉर्म अजीब ढर्रे से चल रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए अब आप जैसे देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए हैं, है ना, तो रिफॉर्म हो रहा है आस्ता आस्ता, पर वो रिफॉर्म के पेस देखते हुए तो हम क्या उम्मीद करें 5 साल 10 साल ये रिफॉर्मेशन होने में, रिफॉर्म पूरी तरह से मुकम्मल होने में कितना वक्त और लगता है? देखिए जो करंट जो है उसकी रफ्तार है। देखिए ये प्रैक्टिकल बात है कि रिफॉर्म ओवरनाइट नहीं होते, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे, इसीलिए मैं एक बात
जी मैं वही बोल रही हूँ कि क्या वो रिफॉर्म का टाइम पीरियड देखते हैं। जी देखिए 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल और लग सकते हैं, लेकिन क्या उन रिफॉर्म का टाइम पीरियड देखते हुए ये जजमेंट उसको इफेक्ट करना चाहिए? जो दो अलग तरह के, हाँ, उसका सवाल का जवाब। हाँ, दूसरी आपकी जो बात थी कि कुछ लोग हैं जो हमें पता है कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेशन जो इनका जो चार्जेस इन पे फ्रेम हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चार्जेस हैं। जैसे हमने एक रीसेंट एग्जांपल देखा जो 5 एक्टिविस्ट अभी अरेस्ट हुए, हालांकि वो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स नहीं थे, बट वो अभी अरेस्ट हुए। अब सबको पता है, आउटर पिक्चर दिख रही है कि भाई वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चल रहा है जो भी हो रहा है। पर द पॉइंट इज यू हैव टू अलाउ द जुडिशरी टू डू इट्स जॉब। ये कोर्ट का ही काम है तय करना कि कौन निर्दोष है और कौन गुनहगार है। हमें तो दिखता है, हम बता सकते हैं किस तरह का भी केस है। हाँ, हमारा जो है वो आउटर एनालिसिस है, हम बता सकते हैं हाँ भाई ये बंदा निर्दोष होगा, ये गुनहगार होगा, लेकिन वो फैसला कौन करेगा? वो फैसला तो अल्टीमेटली कोर्ट ही करेगा ना कि कौन निर्दोष है, कौन गुनहगार है। एक तो आपके फायदे की बात आज कोर्ट से सामने आई कि अगर आप इन फ्यूचर MP MLA बन जाती हैं तो आप वकालत कर सकती हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकती हैं एज एडवोकेट। आप इसको किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आप MP MLA हैं, आपकी अलग जिम्मेदारी हो जाती है, और जो तमाम ऐसे लोग हैं जो आज मिनिस्टर्स हैं या MP हैं, MLA हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम इन्फ्लुएंस तो होता है, हमको ये मानना पड़ेगा, डिसीजन हार्श ट्रुथ। बिल्कुल आपके लिए हो सकता है कि इन फ्यूचर फायदे की बात हो, लेकिन करंट सिनेरियो में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगी, इसमें मेरा ओपिनियन अभी बहुत बायस्ड है। मुझे अभी लगता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आज दिया है उसके विपरीत फैसला देना चाहिए था, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। उसके पीछे मेरे ये रीजन है, एक तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि हम देखते हैं कि सालों साल से एक ही हम एडवोकेट्स देख रहे हैं, वो सीनियर एडवोकेट बन गए हैं, वही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, और यूथ के लिए कोई उतना अपॉर्चुनिटी या उतना बड़ा मैदान अभी नहीं है कोर्ट में। तो आप जब भी देखेंगे अगर कोई नया इंसान वकालत शुरू करना चाहता है तो उसको सीनियर के साथ अटैच होकर शुरू करनी पड़ती है ताकि वो फ्लाइट ले सके। तो अगर ये फैसला आज ऐसा होता तो शायद यंगस्टर्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता था। दूसरी बात ये भी है कि जो एमपीज हैं वो लॉ मेकर्स हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, बहुत सा उनका जुडिशरी पे इंपैक्ट, हम तो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जानते हैं कि वैसा नहीं होता, इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आई थिंक वैसे भी जो लॉ मेकर्स हैं उनको बार करना चाहिए फ्रॉम प्रैक्टिसिंग। चलिए, एज अ सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिसिंग लॉयर आप ये बात कह रही हैं तो ये अहम है, लेकिन इस पर क्या गौर होगा नहीं होगा ये हम देखेंगे। एक चीज मैं यहाँ पल्लवी जी जो बता रही थी उस पर जोड़ना चाहूंगा जल्दी से, जल्दी से, क्योंकि एक तो उन्होंने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जो ओपनिंग होगा लॉयर्स के लिए, लेकिन जो दूसरा चीज है उसका इम्प्लीकेशन ये होता है जो लॉ ब्रेकर्स हैं या कम से कम ऐसे जो लीडरान हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंसेज में फंसे रहते हैं, उनको इस तरह के जो वकील मिल जाते हैं मुफ्त में, जिनको अपने दल में ले आए, MP बना दिए, इसीलिए तो और उनका डिफेंस वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये नेक्सस तोड़ने के लिए बहुत जरूरी, ये नेक्सस तोड़ने के लिए जरूरी था फैसला होना। लेकिन तो एक बार यदि आप संसद गए तो तब तक आप सदस्य हैं, कोर्ट में मत जाइए। फैसले में कोर्ट ने ये बात भी कही है कि बार काउंसिल की जो गाइडलाइंस, उसकी जो नियमावली है, उसमें भी ऐसे मामलों में रोक का कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब बहुत आराम से अपने आप को बचाने की कोशिश है कि वो सोच समझ के ही किया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के थ्रू तो बना सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूं अमित सर, लेकिन आ रहा हूं रोलिंग जी, आप किस तरह से देख रही हैं? एज अ पार्टी आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा हैं और आपके ऊपर भी ये जो फैसला है उसी तरीके से इंपैक्ट करता है जैसे बीजेपी, कांग्रेस या फिर किसी भी दूसरी पार्टी, CPI या कोई और पार्टी। किस तरह से देखते हैं और आपके लिए कितना आसान होगा इस तरीके से मेंशन करना बोर्ड लेटर्स में या उसकी प्रचार करना, उसकी तशहीर करना? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बिल्कुल साफ और क्लियर नजरिया है कि हम लोग अपराध मुक्त लोकतंत्र चाहते हैं, और पिछले अगर 5 या 10 वर्षों का आप इतिहास, अपराधी मुक्त नहीं, अपराध मुक्त भी चाहते हैं। अपराध मुक्त होगा, अपराधी मुक्त होगा, सामान्य तौर पर तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। वो सबकी सर, आप हंस रहे हैं, मुझे ये भी ताज्जुब मुझे लगता है कि आपकी राजनीतिक दुकानें तो सबसे पहले बंद होंगी। ऊपर हंस रहे हैं आप सब लोग। सबसे बड़ी चीज सतीश जी ने कह दिया कि हमाम में सब नंगे हैं। मैं इन सबको इनका आईना दिखाने वाला हूँ क्या है, हम क्या है, और सर मैं आईना देखने के लिए आतुर हूँ,
लेकिन खुद का नहीं, बाकियों का। हाँ, दुर्भाग्य ये है कि ठीक है, लेकिन रोली जी की बात आ जाए सर, नाइंसाफी हो जाएगी उनके साथ, अवसर तक नहीं मिलता है। ठीक है, नाइंसाफी होगी रोली जी, नहीं, आप अपनी बात पूरी रखें। मैं हम लोग तो नाइंसाफियां सहते हुए ही यहाँ तक आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश तो पूरा नाइंसाफियों का शहर बन गया है। 143 विधायक आज की तारीख में 143 विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में आप देख सकते हैं दागी हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी विडंबना ऐसी है, जिस प्रदेश से हम आते हैं वहां के मुख्यमंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री, सभी पर आपराधिक मामले, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री के ऊपर तो हत्या, इसीलिए मैं कह रहा था गुलरेज साहब कहीं आप अपने ऊपर तो नहीं हंस रहे। इससे बड़ी बात यह है कि सबसे जो अभी आपने देखा कि एक रेप के आरोपी अब मैं क्या कहूं, विधायक को भेजा गया, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे बड़ा जवाब आपके ही पास लेने राजनीतिक परेशानी जो पैदा होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा होने वाली है। हमारे राष्ट्रीय लेकिन रोली जी, मैं जल्दी से एक बात जरूर आपसे समझना चाह रहा हूँ। हमारे सामने, आपके सामने उदाहरण है, अतीक अहमद साहब का टिकट हमने मना किया, मुख्तार अंसारी को हमने पार्टी में लेने से मना किया, अमन मलिक यादव जी ने काटा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उनको समर्थन भी दिया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ गुलरेज साहब, जरा सा पेशेंस रखें, आता हूँ आपके पास। लेकिन रोली जी देखिए, मेरे पास मैं 2017 के भी आदादोशुमार ले रहा था, मैं आ रहा हूँ। अमीर सर बस आता हूँ। देखिए, राजा भैया एक निर्दलीय विधायक है और समर्थन देते हैं किसी भी पार्टी को। अरे सर, रोली जी कितनी मासूमियत से आप ये बात कह रही हैं। मैं आपकी मासूमियत पे खैर कायल हो गया, लेकिन मुझे इतना बताइए, आप खुद हंस रही हैं, आपकी हंसी खुद इस बात को बता रही है, लेकिन मैं इतना जानना चाह रहा हूं। मैं 2017 के भी तमाम आदादोशुमार लेना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं मिल पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 2012 के अगर हम देख लें तो सपा ने 199 जो तमाम उम्मीदवार थे उसमें से 111 के रिकॉर्ड मुजरिमाना थे। हमाम में तो सभी नंगे हैं, आप एक दूसरे पे आईना दिखाएंगे, लेकिन जब अपना देखेंगे तो आपका भी आपको पता नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को किस तरह से जनता ने अपना समर्थन दिया जब उन्होंने इस देश के राजा भैया के बारे में जो आपकी दलील थी वही सब कुछ कह गई, वही सब कुछ कह गई। यादव साहब को आदरणीय अखिलेश यादव जी को स्वीकार करने से समाजवादी पार्टी में ये बात आप भी कह सकती हैं, ये बात आप कह सकती हैं रोली जी, हमारे वहाँ कोई भी मुजरिम नहीं है। अपराधी अगर मेरे आप दिखेंगे तो मैं कल से राजनीति से संन्यास। ठीक है, लेकिन रोली जी अमीर साहब जो दावा कर रहे हैं आप कर सकती हैं, आप कह सकती हैं, बस मुझे इतना सा बताइए, वन सेंटेंस। मैं गुलरेज साहब ये जवाब लेकर आ रहा हूं। ये बताइए रोली जी, जो दावा कर रहे हैं अमीर साहब, ठीक है अमीर साहब के पास भी हम आएंगे, लेकिन जो दावा कर रहे हैं इन वन सेंटेंस आप भी कह सकती हैं क्या, ईमानदारी से? मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ, जब हमारे सिटिंग एमएलए जो विजय मिश्रा जी हैं उन तक को जब बाहर का रास्ता आदरणीय मुख्यमंत्री, मैं एक सेंटेंस में पूछ रहा था, सफाई का फिर और उनके मामला अलग हो जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बहुत ही पाक छवि के व्यक्ति हैं। गुलरेज साहब बहुत देर से देखिए आप काउंटर करना चाह रहे थे, लेकिन रोली जी ने जो बात कह दी वही अपने आप में बहुत बड़ी है कि यूपी के ही हम जब मुखिया को देख लेते हैं तो फिर उस तरीके से चीजें तमाम आ ही जाती हैं। सर हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं, हम उसको अल्फाज दे, लफ्ज दे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम समझते हैं हर बात। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी है, आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़े खोल कर देखिए, सिर्फ योगी जी की बात हो रही है यहाँ पर, पूरा यूपी के ऊपर, परंतु क्राइम फ्री हो रहा है या नहीं उसकी बात नहीं हो रही। आपके जो वर्मा जी थे, जो कि माइनिंग मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, जिनके ऊपर बलात्कार का केस था, जब तक के बीजेपी की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार ने उनको जेल में डाला। हमारे विधायक ने जब दुष्कृत्य किया तो हमने न केवल जेल में डाला, जानकारी के लिए बता दूं, जिस समय वो जेल में थे उस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। होता है आप बारे में आपका क्या विचार है? जिनके पिता की जिस पीड़िता के पिता की हत्या कर दी गई, उन्नाव रेप केस के मामले में आपका क्या विचार है? तमाम लोग सड़क पर महिलाएं बलात्कार कर दी जाती है, आप फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, उनका 2016 में बात कर रहे हैं। गुलरेज साहब ठीक है, आग बुझाने जाएंगे तो हाथ आपके भी जल जाएंगे गुलरेज साहब। गुलरेज साहब ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, पश्चिम बंगाल में जब आप लोगों ने शासन किया तो आपने आपके शासनकाल में मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। रोली जी ठीक है, रोली जी
रोली जी ठीक है, गुलरेज साहब ठीक है, सर बस यही तू मैं जो हो रही है ना उससे निपटना चाहता हूँ सर, ये डिबेट को खराब कर देती है। ठीक है रोली जी और गुलरेज साहब, सर आप दोनों की अगर आवाज नहीं रुकी तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, रोली जी रुक गई, गुलरेज साहब ठीक है, गुलरेज साहब ठीक है, गुलरेज साहब ठीक है, गुलरेज साहब ठीक है, आपकी बात आ गई सर, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं बहुत पोलाइटली आप दोनों से दरखास्त करना चाहता हूँ। रोली जी देखिए फिर वही बात है मैम, वक्त बहुत कम है, गुलरेज साहब प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी बात भी ओवरकम कर रहे हैं सर, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, आमिर साहब आपके पास भी आता हूं, लेकिन आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो तमाम नुमाइंदगान हैं उनसे मेरी पुरखुलूस एक गुजारिश है कि जब आप ये आंकड़े इकट्ठे करते हैं ना, जब आप ये लिस्ट इकट्ठे करते हो बनाते हैं तो दूसरी ही पार्टी की लिस्ट मत तैयार किया करिए, अपनी पार्टी के भी लिस्ट एक लेकर के आया कीजिए सर, आप अपने आप को भी दिखाया कीजिए। और सभी लोग की बात कर रहा हूं मैं, रोली जी आपकी भी बात कर रहा हूं, गुलरेज साहब आपकी भी बात कर रहा हूं, अमीर साहब आपकी भी बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन सतीश सर ठीक है, मैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आवाम सब कुछ जान रही है। सतीश सर बाहर आ जाती है, ये बड़े बड़े निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कुछ इन सब के ऊपर, मैम आप दोनों की आवाज में डाउन करा रहा हूं। ठीक है मैम, ठीक है मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सतीश सर ये तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिम्मेदारी अवाम की आ जाती है। अवाम पहले ये कहती थी कि हम 100 चोरों में से हमें किसी एक को चुनना है, या फिर 10 चोरों में से हमें किसी एक को चुनना है। माफ कीजिएगा अगर किसी की कोई जज्बात को ठेस पहुंचे तो मैं एक जनरल वे में एक कोट कर रहा हूं बात, लेकिन आज तो कम से कम ऐसा नहीं है। आज नोटा जैसा ऑप्शन तो कम से कम है। क्या एक मैसेज अवाम को नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं अवाम में बेदारी की कमी तो नहीं? ये बिल्कुल, और इसमें हम दो चीज बताना चाहेंगे। ये जो पूरा सवाल है ये पूरा लीगैलिटी का नहीं है, इसमें मोरालिटी भी आता है, और जो मोरालिटी का जैसे ही सवाल हम उठाएंगे तो मामला सिविल सोसाइटी नागरिक समाज में जाता है, राज्य के खेमे से निकलकर। इनफैक्ट नहीं, एडीआर जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तंजीमों पर भी जाता है, वो आंकड़े तो दे देते हैं, लेकिन जमीन पर काम करते हैं कितने करते हैं? हम कह रहे हैं यदि सही में सब पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पे ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से इस चीज को देख रहे हैं, वो अगर जो लगता है ना सर वो सब नहीं, हम ये कह रहे हैं तो छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला और पार्लियामेंट में कानून नहीं बने, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके ये एक फैसला हो जो जिसके ऊपर चार्जशीट होगा उसको हम कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। क्या होगा? 5-10 से 5-10 मोरालिटी की बात है सर, ये होगा ही नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी यदि ये भी हो जाता, यदि पॉलिटिकल पार्टी यदि ये भी फैसला नहीं ले सकते हैं तो फिर ये क्लेम जो हमारे यहाँ क्रिमिनल नहीं है उनके पास क्रिमिनल है, यही बात मैं आपको तो इसीलिए ठीक है रोली जी, ठीक, अच्छी बात मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने पहले बोला कि 17 का आंकड़ा नहीं था मेरे पास। ठीक है, ठीक है रोली जी, आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम आपको नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं। हम अमीर सर बहुत शॉर्ट में आपसे 10-15 सेकंड में रिएक्शन चाहता हूं। मैं आपके पास बहुत देर से आ नहीं पाया हूं इसलिए क्योंकि मुझे क्लोजिंग करनी है। मैं पल्लवी जी से लास्ट क्वेश्चन लेकर के क्लोजिंग करना चाहता हूं। अपराधियों की शरण स्थली इसलिए बन जाती है राजनीतिक पार्टियां के चुनावी खर्चे के ऊपर हम जो सुझाव देते हैं कोई पार्टी नहीं देती है, पहले वो अपने के बयान करेंगे, उसके बाद तो चुनावी चंदा चुनाव आयोग को दिया जाए, चुनाव खर्चों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, और जेब कतरों का इनकाउंटर करना, उन्हें सलाखों के ये तमाम बातें होती हैं बिल्कुल, लेकिन चुनाव की क्षण राजनीतिक पार्टी जितने अपराधियों की षड्यंत्र बने हैं वो बने हैं। और एक चीज और सऊद भाई, आपको बताएं, प्रजातंत्र के अंदर आज सोचने की जनता की सलाहियत जब्त कर ली गई है। ठीक है, जो जनता सोचे और जो सोच के कुछ लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आवाम अपनी ताकत समझे, जो उंगली की ताकत है आवाम के पास उस ताकत का इस्तेमाल करे। बिल्कुल सर, ठीक है, मैं पल्लवी जी आपके पास आना चाह रहा था लेकिन बिल्कुल वक्त अब नहीं है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जरूरत इस बात की कि इस तरह की बहस तो मोबाइल से बहुत होते रहेंगे, लेकिन जरूरत है आपके बेदार होने की, आपको अपनी ताकत समझने की। ये जो उंगली की ताकत आपको डेमोक्रेसी में मिली है ये बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि आप ही अपना नुमाइंदा चुनते हैं और आपके पास ऑप्शंस भी हैं। आप ऑप्शन का सही इस्तेमाल कीजिए और अच्छा जो मैसेज है आप किसी से उम्मीद मत कीजिए बल्कि खुद उसके भागीदार बनिए, यही सबसे बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।